हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 करेंगे, कोऑर्डिनेशन। आई होप आपने लेसन एक बार पढ़ लिया होगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो पढ़ा आपको समझा दूंगी, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू स्टडी ऑन योर ओन। ठीक है। नाउ समटाइम्स वाइल ईटिंग वी बाइट आवर ओन फिंगर और टंग बाय मिस्टेक। समटाइम्स वी चोक वाइल ईटिंग इन अ हरी, है ना। सही बात है ना। कभी कभी हम गलती से अपना खुद का टंग भी काट लेते हैं, नहीं तो कभी उंगली काट लेते हैं। कभी हम खाना जल्दी जल्दी में खा रहे हैं तो चोक हो जाते हैं ना। तो सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हम जैसे इधर देखा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, रेस्पिरेशन, ये सब अलग अलग जो प्रोसेसेस चलते हैं, बहुत अलग अलग प्रोसेस एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में चलते हैं। ये तो आपको बहुत ही छोटी छोटी बातें, मतलब जो मेन बातें ही बताइए। देयर आर मेनी प्रोसेसेस। ठीक है। तो देयर लाइफ गोज ऑन स्मूथली इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। अगर सारे ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है ना, तो लाइफ मतलब हेल्थी लाइफस्टाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। जैसे आपका आप जो सांस लेते हो आराम से ले पा रहे हो, आप खाना खाते हो और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, फिर आप क्या बोलते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सब फंक्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कि रेस्पिरेशन हो, कि एक्सक्रीशन का हो, मतलब कि आपको बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किसी किसी को बहुत तकलीफ होता है। तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, ये सब जो फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं आपके बॉडी में, तो आपके लाइफ में कोई ऐसी कोई मुसीबत नहीं आती है। लेकिन बीमार लोगों को बहुत मुसीबत आती है। हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो कभी कभी आपका बॉडी का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस कैन बी कॉल्ड कंट्रोल। जो ये सिस्टमैटिकली हमारी बॉडी जो प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी में, सिस्टमैटिकली मतलब एक एक सिस्टम से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से, मतलब ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं, एक डिसिप्लिन तरीके से जो प्रोसेस चलती रहती है बॉडी में, इसे कंट्रोल कहते हैं। एंड ब्रिंगिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। और ये एक सीक्वेंस जो प्रॉपर सही सीक्वेंस में जो होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे बॉडी में। कंट्रोल क्या होती है, किसी चीज़ के, जैसे आप रिमोट कंट्रोल, सपोज आप गाड़ी, आप कैसे रिमोट कंट्रोल कार है सपोज, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो, उसके बटन्स के थ्रू। लेकिन आप अगर ऐसे ही बटन रैंडमली प्रेस करोगे तो क्या वो गाड़ी सही चलेगी? नहीं चलेगी। आपको कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, मतलब आप उसको प्रॉपर लेफ्ट टर्न और राइट टर्न और स्टीयरिंग, जो उसका जो भी सिस्टम्स है, ब्रेक लगाना, सब प्रॉपरली होगा तो ही वो गाड़ी रिमोट से ठीक से चलती है। हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। इवन अब सपोज आप सादी कोई गाड़ी भी चला रहे हो, आपको उसमें कंट्रोल मैकेनिज्म्स बहुत सारे, लेकिन आपका अगर पैर एक्सीलरेटर के से उठेगा नहीं और आप ब्रेक भी मारोगे तो इट डजंट वर्क। क्लच और ब्रेक साथ में मारना पड़ता है ना। और गलती से आपने क्लच की जगह ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरी है। ये सब कौन करता है? पूरा ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है। तो इफ एनी एक्टिविटी इन द बॉडी इज टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दैट एक्टिविटी इज नेसेसरी। तो बॉडी में भी जो अलग अलग जो प्रोसेसेस चलते हैं, उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अलग अलग सिस्टम्स और ऑर्गन्स के बीच में ज़रूरत है। ठीक है। तो इफ ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और सम अदर फैक्टर देर इज कंफ्यूजन एट एनी स्टेप, द एक्टिविटी में नॉट गेट कंप्लीटेड। ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो रही हमारी बॉडी में, तो कहीं कोई एक प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है और वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो देर शुड नॉट बी एनी रैंडमनेस एट एनी स्टेप। एक हमारे पूरे बॉडी के जो लाइफ प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेसेस है, कहीं पर भी रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस का मतलब क्या है? अपने मर्जी से कुछ भी नहीं होती। मतलब अपनी मर्जी से मतलब अचानक से जो 1 2 3 4 5 6 है, वो 1 2 सीक्वेंस में ही जाएगी। 1 4 7 9 5 3 ऐसे नहीं होता है। सब 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में ही जाती है। रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं है। There needs to be proper coordination between internal activities of the body resulting from various factors like body temperature, water level, enzyme level, etc. stimuli arising in the surrounding environment. ठीक है। तो जो हमारे बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज़ जो है,
जिसकी कौन इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है बॉडी टेम्परेचर से, वाटर लेवल से, एंजाइम लेवल से। और हमारे स्टिमुलाई मतलब जो हमारे एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं जिससे हमारा स्टिमुलस होता है, मतलब कुछ स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है बाहर, मतलब जैसे आपके हाथ में अगर कुछ कीड़ा काटा तो आप रेस्पॉन्ड करते हो ना, मतलब या तो कोई कीड़ा चल रहा है आपके हाथ में तो वो एक रेस्पॉन्स हमारा बॉडी देता है, ठीक है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है जिस हेल्प्स टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड होम्योस्टैसिस विच इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। तो होम्योस्टैसिस क्या है? अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वाई, हाउ डज इट कम? बाय प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारे क्या है वेरियस सिस्टम्स? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में। ये सब के बीच में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब क्या है? एक आराम का एक स्टेट है, मतलब गड़बड़ी नहीं है। इक्विलिब्रियम, इक्वल का मतलब क्या है? सब साफ, सामान्य तौर में से जो चल रही है, कुछ अड़चन नहीं है, उसको होम्योस्टैसिस कहते हैं। और ये होम्योस्टैसिस की वजह से हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन करता है। तो जो बीमार लोग रहते हैं या उनको अगर बॉडी में कुछ तकलीफ है तो उनका बॉडी ठीक से काम नहीं करता, बिकॉज होम्योस्टैसिस इज नॉट देयर, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर। नाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। Plants do not have systems like the nervous system or muscular system of animals. हाँ, प्लांट्स के अंदर हमारे जैसे सिस्टम नहीं, हमारे में नर्व्स है और मसल्स है, वो प्लांट्स में नहीं है, वो हमको डिस्टिंग्विश करती है उनसे। देन हाउ डू प्लांट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स? तो प्लांट्स मूव कैसे होते हैं? इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सेज गिवन टू द स्टिमुलाई, ठीक है। प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो इट इज़ अ रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब जो आपको कुछ स्टिमुलेट करती है, यानी कि आपको जो रिएक्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें स्टिमुलेट करती है उसके लिए हम जो रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये प्लांट्स में फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन। अभी यहाँ पर कुछ फिगर्स दिखाएं। पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओव्यूल। देखो ये पॉलन ग्रेन जब ये फर्टिलाइज होता है तो पॉलन ट्यूब एक्सटेंड होता है जो प्लांट के ओव्यूल के अंदर जाता है, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर के क्लास में आपको ये सब और डिटेल में बताया गया है आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि ये पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स, अभी ये पॉलन जो यहाँ पर फर्टिलाइज हो गया, वो फर्टिलाइज हो गया तो बाद में यहाँ से वो ग्रो होके अंदर ये क्यों इधर ही जाता है? क्योंकि देयर इज सम कोऑर्डिनेशन, है ना। पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब के थ्रू जाके ओव्यूल में, हाँ, ट्यूब विल गो टुवर्ड्स द ओव्यूल। अभी यहाँ सन, अभी प्लांटलेट बेंड टुवर्ड्स, अभी ये गमला तो गिरा हुआ है तो प्लांट ऐसे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द सन, है ना। अभी ये टेंड्रिल्स, ये थिग्मो, ये जो इनके टेंड्रिल्स हैं, देखो आपने देखा होगा जो ये जो ऐसे जो क्रीपर्स जो प्लांट्स हैं वो कैसे, देखो वॉल को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ते रहते, कैसे उनको कैसे पता कि उधर ही रस्सी लगी, उधर ही जाना है। तो ये सब है इनका कोऑर्डिनेशन का तरीका। अब यहाँ देखते हैं, movement or growth of any part of the plant in response to an external stimulus is called tropism or tropic movement। तो जब प्लांट कोई बाहर के स्टिमुलस की वजह से ग्रो होता है, बाहर के स्टिमुलस की वजह से, मतलब उसके प्लांट के अंदर का स्टिमुलस नहीं है। जैसे यहाँ पर सन है, सन इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस फॉर दिस, और यहाँ लाइट की वजह से, ठीक है। द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रेस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस, ठीक है। जब लाइट गिरती है तो लाइट की तरफ क्यों बढ़ती है? ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है लाइट, इसके लिए। इट ग्रोज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द लाइट। द मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक, ये याद रखो, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब लाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जो हमारा जो प्लांट का शूट्स है वो हमेशा लाइट की तरफ ही ग्रो होता है। कोई भी ओरिएंटेशन में आप प्लांट को उगाओगे तो भी वो बाहर निकल के लाइट की तरफ ही ग्रो होगा, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलस हियर इज द लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। The root system of plants respond to stimuli like gravitation and water. These responses are called gravitropic movement and hydrotropic movement. ये gravitropic मतलब ग्रेविटी से नीचे की तरफ रूट हमेशा बढ़ती है, और हाइड्रोट्रॉपिक मतलब पानी की तरफ हमेशा रूट बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे कि अगर पेड़ अगर यहाँ पर अगर सपोज नदी इधर बह रही है, ठीक है, और पेड़, नदी का डायरेक्शन सपोज ऐसा निकल रहा है, इधर थोड़ा ड्राई और आपका पेड़ इधर है,
तो कभी कभी आप देखोगे ना तो ये रूट ना पानी पकड़ने के चक्कर में कभी कभी इधर तक पहुंच जाती है, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है, अगर सपोज उसको पानी नहीं मिल रहा और यहाँ से कोई पाइप जा रही है, तो पानी वाली पाइप या सुअर पाइप या कोई भी, तो कभी कभी ये रूट्स इसमें आके पानी के लिए आते हैं, पानी पकड़ने के लिए आते हैं। और कभी कभी ये प्लांट इसमें अगर थोड़ा सा कुछ ब्रेक हो गया या कुछ हो गया तो उसके अंदर घुस जाते हैं, क्यों, उधर उनको पानी मिल रहा है। तो एक तो है कि वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं ग्रेविटी की वजह से, हाँ, वो ग्रेविट्रॉपिक कहते हैं उसको। और ये होता है पानी की तरफ बढ़ते हैं, उसको हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हाइड्रोट्रॉपिक और ग्रेविट्रॉपिक क्या है। हाइड्रो इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, हाइड्रो मीन्स पानी की तरफ, ग्रेविट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी की वजह से जो नीचे जाते हैं रूट्स, ठीक है। तो मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो केमिकल्स की वजह से अगर कोई स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है, तो कोई स्पेसिफिक केमिकल, तो इसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो ये पॉलन ट्यूब जो ओव्यूल की तरफ जो आ रहा है, कोई कोई केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको पता है, मतलब द प्लांट इज प्रोग्राम्ड लाइक दिस। भगवान परमेश्वर ने उनको बनाया ही ऐसा है कि वो जब वो प्रोसेस उसमें शुरू हो जाएगा पॉलिनेशन का, तो वो ऐसे ही ग्रो होके इसके अंदर ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, इट विल कम हियर ओनली। सो दिस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक। तो ये दिस इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, और ये है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। और ग्रेविट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक आप रूट में देखोगे, ठीक है, एक तो पानी की तरफ और एक ग्रेविटी की वजह से नीचे। ऑल ऑफ द अबव मेंशन मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर रिलेटेड विद ग्रोथ। ये सब उनको बढ़ने में मदद करती है। हेंस ऑल सच मूवमेंट्स आर रिलेटिवली कॉल्ड ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट्स। मतलब ग्रोथ रेलेवेंट मतलब उनकी ग्रोथ होने के लिए जो मदद करती है वो वाली मूवमेंट्स। सो विच आर दे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, इधर देखो कुछ पॉइंट्स दिए हैं। टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच, ठीक है, अगर आप इनको टच करोगे तो दे आर सेंसिटिव। हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प्स इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। Hormones like gibberellins help in stem elongation and cytokinins help in cell division. The hormone abscisic acid is effective in prevention and retardation of growth, leaf wilting, etc. ये सब जस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में आपको ये और डिटेल्स में काफ़ी कुछ बताया है। नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट दम। ये क्या है? एक टच मी नॉट प्लांट, आपने देखा होगा, इसको आप टच करोगे तो इसके लीव्स हो जाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक प्लांट है जिसके अंदर कभी कभी अगर कीड़ा गया तो ये प्लांट अपना ऐसा जॉस की तरह जैसा रहता है, जैसी उसमें कुछ अंदर बाल, हल्के छोटे छोटे बाल होते हैं इसके अंदर। ये जैसी कीड़ा अंदर गया तो उसको वो बाल से पता चलता है कि अभी उसको क्लोज होना है, और वो क्लोज हो जाता है, और फिर बाद में उसके डाइजेस्टिव जूसेस से ये इसको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। फिर लोटस बाल्सम। ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन इट इज सीन दैट इन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट, मिमोसा भी कहते हैं, मूवमेंट ऑल्सो अकर्स एट द प्लेसेस अदर देन देयर वेर इट हैज़ बीन टच्ड। जहाँ टच किया उसके अलावा भी दूसरे जगह में भी मूवमेंट होता है। हेंस वी कैन इन्फर दैट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टच मस्ट हैव बीन रिलेड विद इन द प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो सपोज हमने इधर टच किया तो इधर तक क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचाया गया है। तो प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। याद रखो, प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस टू transfer information from one place to another. Plant cells change their shape by increasing or decreasing their water content, ठीक है। प्लांट जैसे हमने पहले देखा था, प्लांट के सेल्स में अगर पानी भर जाता है उसको टर्जिडिटी कहते हैं ना, तो दे कैन चेंज देयर शेप बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट पानी बाहर निकाल दिया तो शेप चेंज हो जाता है। देयरबाय ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। इससे भी पानी प्लांट में मूवमेंट आप देख सकते हो, क्योंकि ये सेल का शेप चेंज होता है तो प्लांट का शेप भी चेंज होता है। Some specific movements of the plants do not lead to the plant's growth. Such movements are called growth irrelevant movements. कुछ प्लांट के movements है जो उसके growth से related नहीं है, तो उसको growth irrelevant movement। irrelevant मतलब it is not having, जैसे यहाँ पर हमने बोला था growth relevant movements, मतलब वो movement से हमको एक plant की growth होती है। ये कुछ movements है जिसमें growth से कुछ लेना देना नहीं, तो they are called growth irrelevant movements. As a response to changes in the surroundings, plants hormones bring about various movements in plants. Okay, तो बाहर के सराउंडिंग से भी रिस्पॉन्स जो होते हैं चेंजेस, उसकी वजह जो प्लांट के हॉर्मोन्स में जो चेंजेस होता है उससे भी मूवमेंट होता है।
अभी कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर तो बहुत सॉलिड कोऑर्डिनेशन है ना, ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट क्रिएशन, जो परमेश्वर ने बनाया उसमें बेस्ट क्रिएशन कौन है, ह्यूमन बींग्स है ना, हमारे जैसा इंटेलिजेंट और होशियार क्रिएशन है ही नहीं। ओके, एज यू वॉच द मैच बीइंग प्लेड ऑन योर स्कूल ग्राउंड, जब आप कोई मैच देखते हो, यू विल सी द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच डिफरेंट एक्शंस। आप कोई गेम देखोगे तो उसमें प्लेयर्स के कोऑर्डिनेशन के बीच में जो आप देखोगे उसके बारे में उसको नोट्स लिखने के लिए बोला है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ऑल दीज प्रोसेसेस नीड टू बी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। हमारे हर प्रोसेस को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की ज़रूरत है, जो हमने पहले पढ़ा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो बहुत ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की ज़रूरत है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ 2 सिस्टम्स। ये कैसे होता है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में कैसा होता है, इसके 2 सिस्टम्स है, ठीक है। एक है नर्वस कंट्रोल, ठीक है, एक है नर्वस कंट्रोल और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। ओके, 2 है, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल। अभी नर्वस कंट्रोल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ह्यूमन्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स ड्यू टू नर्वस कंट्रोल। हमारे आजू बाजू में जो चेंजेस होते हैं उसको हम कैसे उसकी तरफ हम कैसे उस पर रिस्पॉन्स दिखाते हैं, हमारे नर्वस कंट्रोल की वजह से, जो नर्व्स के जो कंट्रोल है उसकी वजह से, ठीक है। हमारे इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन अकॉर्डेंस विद चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। नर्वस कंट्रोल प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एम्पावरिंग द बॉडी सेल्स विद एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू दीज इम्पल्सेस, ठीक है। तो हमारा नर्वस कंट्रोल का मतलब क्या है, नर्व्स के कंट्रोल। दिस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एम्पावरिंग, मतलब हमारे बॉडी में जो ये जो एबिलिटी है, हाँ, रेस्पॉन्ड करने के लिए बाहर के स्टिमुलस को, हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें होती हैं उसकी तरफ रेस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, हाँ, उसका मेन रीज़न क्या है, नर्वस कंट्रोल, ठीक है। दिस एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी स्ट्रक्चर। Unicellular organ animals like the amoeba do not have a nervous system which produces such impulses and responses. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, ये सब सिंगल सेल्ड, इनमें ये सब सिस्टम नहीं रहती है, इवन प्लांट्स में नहीं रहती है ना। हाउएवर मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस हैव ए नर्वस सिस्टम टू रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुला। हमारे पास नर्वस सिस्टम है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स और न्यूरॉन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो सिस्टम बनाते हैं उसको नर्वस कंट्रोल बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, नर्व सेल्स, इनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। एक सेल से दूसरे सेल तक, एक बॉडी के एक पार्ट से, जैसे अगर आपका किसी ने पैर पे पैर रख दिया तो आपको एकदम से कैसे पता चलता है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम वो इंफॉर्मेशन रिले कर रहा है, कहाँ से, पैर से लेके ब्रेन तक। तो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किडनी का क्या था, नेफ्रॉन था, है ना। तो नर्वस सिस्टम का क्या है, न्यूरॉन्स, याद रखो, न्यूरॉन्स आर द structural and functional unit of the nervous system. Nerve cells, the largest cells in the human body, may measure up to a few meters in length. Nerve cells, the largest cells in the human body, may measure up to few meters in length. Nerve cells have the ability to generate and conduct electrochemical impulses. इनके अंदर electrochemical impulses generate करने की और आगे भेजने की भी capability है, ठीक है। क्या generate करते हैं, electrochemical impulses, जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करती है। द सेल्स दैट सपोर्ट द नर्व सेल्स एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया, ठीक है। जो द सेल्स जो ये नर्व सेल्स को सपोर्ट करती है ये इनके फंक्शनिंग के लिए, उनको कहते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक नर्व सेल दिखाया है, ठीक है। इसको तो हम डिटेल में देखते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स इज कलेक्टेड बाय द एंड्स और डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है, इधर दिखाया है क्या, डेंड्राइट्स इधर देखो, ये जो है ना, इस ब्रांचिंग दिख रहा है आपको इधर, ये है डेंड्राइट्स, ओके। तो हमारे जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है
वो कौन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने चिमटी मारा तो वो चिमटी जो मारा वो इंफॉर्मेशन भी कौन कलेक्ट करता है? डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं। तो द केमिकल प्रोसेस बिगिंस एट दोस एंड्स, यहां से शुरू होता है प्रोसेस, एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर जनरेटेड which are conducted from the dendrites to the cell body, from the cell body to the axon, and from the axon to its terminal. कैसे? जो यहाँ पर सपोज आपको इधर ये आपका स्किन का पोर्शन है, सपोज इधर आपको किसी ने चिमटी मारा तो क्या हो गया? एक इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है, एक कुछ तो आपको पता चला कि कुछ तो हुआ। तो ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ ना, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स, आपको ये पता नहीं होगा आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी, आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर जनरेटेड यहाँ पर विच आर कंडक्टेड। अभी डेंड्राइट से किधर कंडक्ट हो रहा है? डेंड्राइट से किधर जा रहा है? टू द सेल बॉडी, सेल के बॉडी में, ये सेल है ना, न्यूरॉन सेल, उसके बॉडी पे जा रहा है। फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन, ये एक्सॉन है, एक्सॉन, एंड फ्रॉम द एक्सॉन टू इट्स टर्मिनल, एक्सॉन के टर्मिनल तक। दीज इम्पल्सेस आर देन टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस नर्व सेल टू द नेक्स्ट। फिर ये एक नर्व सेल है, इस नर्व सेल से नेक्स्ट नर्व सेल में जाएगा। नाउ द इम्पल्स दैट रीचेस द टर्मिनल ऑफ एन एक्सॉन स्टिमुलेट्स द नर्व सेल्स टू सेक्रेट सर्टेन केमिकल्स। ये जो इम्पल्स है ना, जो एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचा है, ये नर्व सेल को स्टिमुलेट करता है कुछ कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए। दीज केमिकल्स पास थ्रू माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द साइनॉप्स। ठीक है, यहाँ देखिए, हाँ, ये जो केमिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं ना, सेक्रेट हुए हैं, ये केमिकल्स कहाँ से निकलते हैं? साइनैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह है वहां से वो निकल जाते हैं, सेक्रेट हो जाते हैं, एंड जनरेट द इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स पहुंचा रहा है। ये न्यूरॉन से शुरू हुआ था, जहां पर एक इम्पल्स जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होके कहा गया था सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल तक गया। अभी यहाँ पर आके एक केमिकल सेक्रेट होता है। जब एक्सॉन के टर्मिनल में पहुंचता है तो एक सर्टेन केमिकल सेक्रेट होता है जो एक छोटे से स्पेस से बाहर निकलता है। वो स्पेस को साइनैप्स कहते हैं। ये दो न्यूरॉन के बीच की जगह है, एंड ये एक इम्पल्स जनरेट करता है जो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंचता है। इन दिस वे इम्पल्सेस आर कंडक्टेड इन द बॉडी। ऐसे इम्पल्स आगे बढ़ती है बॉडी में, एंड आर फाइनली कन्वेड बाय नर्व सेल्स टू मसल सेल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन आगे आगे रिले होती रहती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो व्हेन एन एक्शन और मूवमेंट इज टू बी ब्रॉट अबाउट इन द बॉडी, अभी अगर आपको कोई बॉडी में कुछ एक्शन या मूवमेंट करना है, जैसे आपको मच्छर ने काटा तो आपको मच्छर को मारना है सपोज, द वर्क ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कम्स लास्ट इन द सीक्वेंस। जो मसल जो काम करता है वो जो लास्ट काम होगा। तो मूवमेंट ऑफ मसल सेल्स इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्टिविटी। ऑब्वियसली कुछ काम करना तो आपका बॉडी का जो मसल्स है उसका मूवमेंट की वजह से ही आपका एक्टिविटी होता है ना। तो व्हेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज देयर शेप, मूवमेंट अकर्स एट सेल्यूलर लेवल। व्हेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ना, तो उनका शेप बदल जाता है, तो क्या होता है? मूवमेंट होता है। ऑब्वियसली ना, जैसे अगर आपने कोई बॉल को ऐसे दबाया तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कम होता है, तो मूवमेंट होता है ना। तो मूवमेंट अकर्स एट द सेल के लेवल में ये मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो मूवमेंट किस लेवल पे होता है? सेल्यूलर लेवल पे होता है, मस्कुलर लेवल पे नहीं होता। ठीक है, पहले सेल्यूलर लेवल पे होता है क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मसल सेल्स हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप ड्यू टू अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अभी ये जो मसल के जो सेल्स है वो अपना शेप बदल सकते हैं ड्यू टू एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की वजह से मसल्स अपना शेप चेंज कर सकते हैं। बिसाइड्स, ड्यू टू दीज सेम प्रोटीन्स, सेल्स बिकम एबल टू रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ नर्व्स। और यही प्रोटीन्स की वजह से सेल्स भी जो नर्व्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास करते हैं उसके ऊपर भी रिएक्ट कर पाते हैं, रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। Thus, we can say that the nervous system of a well-organized network of nerves which can conduct information in the form of electrical impulses from one part of the body to the other. तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है। ये जो आपने एक नर्व को देखा अभी, ऐसे एक पूरा नेटवर्क है नर्व्स का जो इन्फॉर्मेशन आगे आगे करते रहते हैं, एक न्यूरॉन से लेकर नेक्स्ट न्यूरॉन तक आगे आगे पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसे वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, आपने स्पाइडर वेब देखा होगा ना, कैसे इंटरकनेक्टेड रहता है, तो इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। व्हाट कैन दे डू, दे कैन कंडक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये भी याद रखो, कुछ भी आपको जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में नर्व के थ्रू आगे, न्यूरॉन नर्व सेल्स के थ्रू आगे आगे पास होता है। तो nervous system consists of a well organized network of nerves which can conduct information in the form of electric impulses from one part of the body to another। हमेशा याद रखो कि जो information जो nerves लेके आगे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में लेके जाते हैं, ओके। तो मसल सेल्स क्या होता है, मसल सेल्स में एक स्पेशल प्रोटीन है जिसकी वजह से वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं एंड दे आर एबल टू रेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस of the nerves. Now types of nerve cells or neurons. According to their function, nerve cells are classified into 3 types. 3 टाइप के nerve cells होते हैं। Sensory neurons. Sensory neurons conduct impulses from sensory organs to the brain and the spinal cord. हमारे sensory organs क्या है? टेस्ट, स्मेल, हमारे 5 सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, सीइंग एंड टेस्टिंग, है ना। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दे कंडक्ट इम्पल्सेस, जो इम्पल्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जनरेट करते हैं उसको ये ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस जो फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने वाली न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या है, मोटर मतलब जो हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है। मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन्स है क्या करते हैं, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो इम्पल्स जनरेट करती है उसको हमारे ऑर्गन जैसे मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ लेके जाते हैं। हमारे जो हैंड मसल, हम जो हाथ उठाते हैं, हाँ, जो हमारी ग्लैंड्स जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ये सब मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। उसको उनको कहाँ से अपने इम्पल्स मिलते हैं, फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे थे कि सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहे थे। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स लेके बाकी मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ लेके जाते हैं। फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम। एसोसिएशन न्यूरॉन्स सब ये इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, मतलब साथ में एक टाइप का एक कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो याद रखिए 3 टाइप के नर्व सिस्टम्स क्या है, एक तो सेंसरी ऑर्गन न्यूरॉन्स है, एक मोटर न्यूरॉन्स है मूवमेंट से रिलेटेड, एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स फॉर एसोसिएशन perform the function of integration. The human nervous system is divided into following 3 parts. हमारा जो बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। याद रखो ये मेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The organization of the brain is extremely delicate and highly evolved. कुछ evolve कुछ नहीं हुआ है, ये परमेश्वर ने हमको बनाया है, evolution कुछ नहीं है। तो हमारा जो ब्रेन है इतना कॉम्प्लेक्स है कि एवोल्यूशन का तो नाम लेना एक इंसान के लिए इंसल्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन इज सो कॉम्प्लेक्स कि आप सोच ही नहीं सकते। मतलब आप जब डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि आप कोई भी रैंडमली कुछ, अभी थोड़े टाइम पहले आपके लेसन में बोला गया था कि रैंडमनेस से कुछ नहीं होता, और यहाँ पर अब जो एवोल्यूशन की बात हो रही है ये रैंडमनेस की बात करती है। नथिंग इन आवर बॉडी इज रैंडम, दिस इज नॉनसेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन इज एक्सट्रीमली डेलिकेट, ठीक है। द ब्रेन इज अ मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे मेन कंट्रोलिंग पार्ट क्या है, ब्रेन। नर्वस सिस्टम का मेन कंट्रोल पार्ट क्या है, ब्रेन, एंड इट इज सेफली लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी क्या है, जो आपका ये जो आपका जो ब्रेन, जो देखिए यहाँ पर दिखाया है इन्होंने, ये जो ब्रेन है ना, ये जो आपका जो स्कल में एक कैविटी है, हाँ, उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर सेफली ब्रेन बैठता है एकदम सुरक्षित, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को भी, किसी को भी सिर पे नहीं गिरना चाहिए, जोर से लगता है तो ब्रेन को डैमेज हो सकता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। आपका स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है ना।
तो वो स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत प्रोटेक्टेड सिस्टम में बैठा है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को अगर कोई डैमेज हो गया तो आपके बॉडी के मूवमेंट में पूरा असर हो जाता है। जो पीछे बैक में गिर जाते हैं कभी कभी, उनका अगर रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी ऐसे ऐसे मतलब एक की दूसरे के ऊपर ऐसे कुछ आ गई तो क्या हो जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को दबा देती है, जिसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस भी हो जाती है, मतलब अपाहिज हो जाते हैं। इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स बोनी कवरिंग आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड द मेनिंजेस। ठीक है, तो इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स बोनी कवरिंग, जो सीएनएस और उसके जो हड्डी के बीच में जो लेयर्स है उसको मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स बोनी कवरिंग, मतलब आपके जो जैसे अभी जो जैसे ब्रेन है और उसका जो कैविटी के ऊपर जो बोनी पार्ट है उसके बीच में एक लेयर है, उसको मेनिंजेस कहते हैं। तो कैविटीज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में कुछ कुछ छोटे छोटे कैविटीज हैं, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेराज द लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, आपका जो देखिए इन द स्पेस बिटवीन द सेंट्रल एंड बोनी कवरिंग, सो कैविटीज प्रेजेंट इन द ब्रेन के इसमें जो वेरियस कैविटीज है उसको, आपका जो आपका ये रीढ़ की हड्डी है, सपोज ये जो है ना ऐसे दिखते हैं ना रिब, ये बैकबोन, इसके अंदर से क्या जा रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसकी ये जो साइड का जो पोर्शन है ना, ये दोनों साइड में जो कवरिंग मतलब जो ट्यूब के बीच में है, जैसे अभी आप यहाँ ये देख रहे हो, इसमें बीच में जो रिफिल दिख रहा है, सपोज अगर आपका वो स्पाइनल कॉर्ड है और बाहर का कवरिंग बोन है, तो ये दोनों के बीच में जो जगह है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, द वेंट्रिकल्स, सेंट्रल कैनाल एंड स्पेसेस बिटवीन द मेनिंजेस आर फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल्स है, मतलब जो ब्रेन के जो कैविटीज़ हैं ब्रेन में, कुछ कुछ जो कैविटीज़ है जहाँ पर जिसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, इसे कहते हैं वेंट्रिकल्स ब्रेन में जो है, और इसे कहते हैं ट्यूबुलर सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, और इसके बीच में द वेंट्रिकल्स, सेंट्रल कैनाल एंड स्पेसेस बिटवीन द मेनिंजेस आर फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या बढ़ा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो कभी कभी डॉक्टर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालता है कुछ कुछ टेस्ट करने के लिए, वो भी बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। दिस फ्लूइड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक। ये एक शॉक अब्जॉर्बर जैसे भी काम करता है। ठीक है, तो याद रखो, हाँ, कैविटीज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में जो अलग अलग कैविटीज प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। और द लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, आर कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। द वेंट्रिकल्स, सेंट्रल कैनाल एंड स्पेसेस बिटवीन द मेनिंजेस आर फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सब जो कैविटी है, जो आपका स्कल है और इधर जो ब्रेन है, इसके ये एरिया में और ये सब में क्या भरा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, शॉक से भी बचाता है और ऑल्सो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, ओके, देखो ये पार्ट्स क्या है, ये आपका सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और कन्वोल्यूशंस ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ऊपर नीचे वो, फिर ये कहते हैं पॉन्स, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम। द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट, आपको ये सब पार्ट्स ना ड्रॉ करके याद रखने हैं, कभी कभी आपको पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेज अबाउट 1300 to 1400 ग्राम्स, यानी कि 1.3 to 1.4 kgs एंड कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन। नेफ्रॉन कितने थे किडनी में, जरा देखिए, और ब्रेन में कितने, उसमें 10 लाख नेफ्रॉन थे एक किडनी में, इसमें कितने हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में। द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी। ये देखिए, ये एक अजीब सी बात है, हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट साइड है वो हमारे बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है, और हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। इन एडिशन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स आवर स्पीच एंड कन्वर्जेशन। और क्या क्या लेफ्ट साइड करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, स्पीच एंड कन्वर्जेशन, हमारी बातें और बातें, हमारा राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सब कौन सा साइड कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या कंट्रोल करता है, आर्टिस्टिक एबिलिटीज, हमारी जो
टैलेंट्स है, यानी आर्ट हो या म्यूजिक हो, वो राइट साइड कंट्रोल करता है, वेरस लेफ्ट साइड क्या करता है, स्पीच, कन्वर्जेशन, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग सब लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें दिखा है। ठीक है, नाउ सेरेब्रम, यहाँ देखो सेरेब्रम, ये है सेरेब्रम। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है। दीज हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टफ फाइबर्स एंड नर्व ट्रैक्ट्स। ठीक है, कैसे जॉइंड है, टफ फाइबर्स एंड नर्व ट्रैक्ट्स। द सेरेब्रम ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का 2 से 3 पोर्शन, 2/3 मतलब 3 पोर्शन में से 2 पोर्शन ब्रेन का सेरेब्रम कवर करता है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लार्ज ब्रेन। ठीक है, इट्स सरफेस हैज डीप इरेगुलर रिजेस। ठीक है, वो आप देखोगे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ऊपर नीचे रहता है, एंड ग्रूव्स विच आर कॉल्ड कन्वोल्यूशंस। हाँ, ये सब जो है ना, ये कन्वोल्यूशंस, ये सब सेरेब्रम में रहता है। ठीक है, विच इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन increases the surface area of the cerebrum and therefore a large number of nerve cells can be accommodated। आप इसको स्ट्रेच करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा सिर नहीं होता है ना हमारा, तो इसलिए कन्वोल्यूशंस की वजह से ये छोटा दिखता है, लेकिन ये इसमें अंदर बहुत सरफेस एरिया है, इसको आप स्ट्रेच करोगे तो इसका एरिया बहुत बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स भी अकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ सेरेबेलम, सेरेबेलम देखो आप यहाँ पर, सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम क्या है, दिस इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का दूसरा छोटा पार्ट है, सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे है, एट द बैक ऑफ द क्रेनियल कैविटी, पीछे की तरफ, सिर के पीछे की तरफ है। इट्स सरफेस शोज शैलो ग्रूव्स इंस्टेड ऑफ डीप कन्वोल्यूशंस। इसमें हल्के हल्के ऐसे देखो, सेरेब्रम में हल्के हल्के ऐसे ग्रूव्स हैं, एकदम डीप नहीं है जैसे सेरेब्रम में। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यह जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा दिखाया है वो क्या है, यहाँ देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हाँ, ये क्या है, दिस इज द हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे पीछे का पोर्शन है। ठीक है, हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देर आर 2 ट्राइंगुलर स्वोलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिरामिड्स ऑन द अपर साइड ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर के साइड में कुछ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स एज अ स्पाइनल कॉर्ड, यही बाद में जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, नीचे जाते जाते वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, और इधर इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्पाइनल कॉर्ड, हमने ब्रेन का देख लिया, अभी स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स कौन से हैं, ब्रेन एंड spinal cord, right? तो spinal cord is a part of the CNS, central nervous system. It is held within the vertebral column। हमारा जो vertebral column है, रिब्स, ये जो स्पाइन, क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के अंदर जो है, इट इज हेल्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। इट इज स्लाइटली थिक, थोड़ा थिक है, मतलब मोटा है, बट ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पर थिक है, यहाँ पर आके पतला हो जाता है। देयर इज अ थ्रेड लाइक फाइबरस स्ट्रक्चर एट इट्स एंड, उसके एंड में थ्रेड जैसे फाइबर स्ट्रक्चर रहते हैं। इट इज कॉल्ड द फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल। ठीक है, फाइलम मतलब फाइब्रस और टर्मिनल मतलब एंड। ठीक है, तो ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है एंड में, उसको फाइलम टर्मिनल कहते हैं। यू मे हैव सीन हाउ अ ड्रंकन पर्सन स्ट्रगल्स टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस। कोई बेवड़े को देखा होगा कैसे मुश्किल से खड़ा रहता है ना। एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी कॉसेस वन टू लूज कंट्रोल ओवर इट। जब ज़्यादा बॉडी में अल्कोहल हो जाता है तो कंट्रोल छूट जाता है। वाई डज दिस हैपन, फाइंड आउट द रीजन ना, आप खुद पता कीजिए इंटरनेट से। ठीक है, ना विच आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और उनके डिफरेंट फंक्शन से आपको इस टेबल में मिल जाएंगे, तो आप आराम से लिख सकते हो, है ना। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब जो साइड में रहते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर नर्व्स निकल रहे हैं उधर से, उनको पेरिफेरल सिस्टम कहते हैं। दीज नर्व्स कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बाहर जो नर्व्स निकल रहे हैं उसको दूसरे पार्ट्स, बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी 2 टाइप के, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या है, नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल कैविटी हमने पढ़ा था ना, क्रेनियल कैविटी क्या है, ब्रेन की जो कैविटी को क्रेनियल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन है ना। तो क्रेनियल नर्व्स क्या है,
जो नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। दे आर एसोसिएटेड विथ वेरियस पार्ट्स इन द हेड, वो सिर से रिलेटेड है, जैसे हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन। ठीक है, हेड, थोरैक्स यानी कि आपका जो थ्रोट का एरिया है, आपका पेट का एरिया, वो ब्रेन के इससे कनेक्टेड। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कितने पेयर्स हैं? 12। नाउ स्पाइनल नर्व्स कौन से? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। याद रखो, बस सिंपल है ना। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। These are associated with arms, legs, skin and some other parts of the body. There are 31 pairs of spinal nerves, 12 pairs of cranial nerves, 31 pairs of spinal nerves. Now, autonomic nervous system. The autonomous nervous system consists of the nerves of involuntary organs like the heart, lungs, stomach, etc. It is not under the control of our will. जो हार्ट, लंग और स्टमक है हमारा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो ऑटो में चलता है, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं चलता है। हार्ट का काम है पंप करते रहना, आप उसको बोल नहीं सकते रुक जा, है ना। लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेके बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप रोक नहीं सकते। हाँ, स्टमक का काम है डाइजेस्ट करना, दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो बॉडी ऑटोनॉमिकली कंट्रोल करती है। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्स एक्शन। An immediate and involuntary response given to a stimulus from the environment is called a reflex action. Sometimes we react to an incident without any thinking on our part or control over the reaction. This is a response given to a certain stimulus from the surrounding. In such situations, proper control and coordination is achieved even without the intervention of the brain. आपने नोटिस किया होगा, कभी आपको, आप कहीं अपने दोस्त से खड़े होकर बात करो, एक मच्छर आपको आके जोर से काटा, तो आप बिना देखे वो मच्छर को मार देते हो हाथ से, है ना। वो कैसे होता है? आपने तो सोचा भी नहीं, लेकिन इनवॉलेंटरीली वो हो गया। वो ना बॉडी मतलब बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, हाँ, लेकिन उसमें ब्रेन से कोई इंटरवेंशन नहीं था। प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव इवन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रेन। वो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने आप रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी तरफ किसी ने कोई बॉल फेंका तो आप एकदम से साइड हो जाते हो, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अगर आपको किसी ने हल्का सा ऐसे चलते चलते आपके कपड़े पे हाथ लगे तो आप एकदम से मुड़ जाते हो। कुछ तो एक रेस्पॉन्स, एक तो स्टिमुलस होता है, कुछ तो एक रिएक्शन होता है आपकी ओर से। बाहर के कोई एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस की वजह से आपका रिएक्शन, अभी जैसे कोई डस्ट, सपोज आप गाड़ी चला रहे हो और हवा में कोई, मतलब आप रात को गाड़ी चला रहे हो, कीड़े वीड़े आ जाते हैं आँख में, आप अपना आँख बंद कर देते हो अचानक से, है ना। तो दीज आर ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस। Observe the above figure carefully and as per the numbers in that figure answer the following questions. What is happening at 1 and 2? 1 and 2 में क्या हो रहा है? 1 में वो अपना उंगली कैंडल के पास लेके गया, 2 में उसको दिखा रहे कि उसको चोट लग गई। Which nerve carried the impulse to the point mark 3? ये देखो, ये इम्पल्स यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रही है। कैसे? आपको हमने अभी यहाँ न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था ना, वो पढ़ के आप ये आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, कि ये जब उसका उंगली जल गया तो क्या हुआ, जो डेंड्राइट्स थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन आगे कैसे पास किया और किधर पास किया। हाँ, डेंड्राइट नर्व सेल्स जो रहते हैं एक से एक इन्फॉर्मेशन पास करते रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या हो गया, इन्होंने ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड का कैविटी, ये आपका ये है वर्टिब्रल कॉलम का एक दिखाया है। तो इधर क्या हो रहा है आपको बताना, विच इज द नर्व शोन बाय 4। ठीक है, ये कौन सा नर्व है, आपको बताना है। विच इज द ऑर्गन मार्क्ड एज 5, ये कौन सा ऑर्गन है। आप ये अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपको ये पीछे जाके देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सॉरी, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो ये कौन सा नर्व है, इसको कौन सा नर्व बोलते हैं। एक जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो नर्व स्पाइन के अंदर आता है, और उधर क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। तो कौन सा नर्व है इधर, स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ये जो स्पाइन एरिया में जो नर्व है उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन मार्क 5 ये क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ओके। तो ऐसे अब बाकी क्वेश्चन। एट 6 विच नर्व इज कंडक्टिंग द रेस्पॉन्स इम्पल्स, डेंड्राइट से आगे किधर जा रहा है। एट 7 वेयर हैज द इम्पल्स रीच्ड, मसल में पहुंचा है ना इम्पल्स, और उससे क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, आप अपना हाथ पीछे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका हाथ आप कैंडल के पास लेके गए और आपको जलने का वो इम्पल्स, इम्पल्स क्या पास हुआ, अरे मेरा हाथ जल गया, तो मैंने एकदम से हाथ पीछे खींच लिया।
तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे जा रहा है वो आप एक और बार ये ध्यान से देखो कि ये क्या करता है। ये डेंड्राइट से जो ये सेल बॉडी में आके एक्सॉन में कम्युनिकेट करके एक्सॉन टर्मिनल में आता है एंड इधर क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है ना साइनैप्स में, साइनैप्स के थ्रू दूसरे वाले न्यूरॉन में पास होता है। वो इन्फॉर्मेशन आगे पास हो के कैसे जाता है आगे आपको और थोड़ा डिटेल में आप इसको मार्क करो अपने आप से, ठीक है। तो आप पूरा समझ जाओगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ ये है केमिकल कंट्रोल। अभी हमने क्या देखा था, पहले क्या देखा था हमने, ए क्या था, नर्वस कंट्रोल है ना, देखिए नर्वस कंट्रोल। और बी क्या है, बी क्या है, किस चीज़ के दो पार्ट है, टू सिस्टम्स। विच आर दिस टू सिस्टम्स फॉर कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। हाँ, कैसे होता है कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में, नर्वस कंट्रोल के थ्रू और केमिकल कंट्रोल के थ्रू। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हॉर्मोन्स। हमारे सबके बॉडी में हॉर्मोन्स है, बॉयज़ के अंदर अलग हार्मोन होती है, गर्ल्स के अंदर अलग हार्मोन होती है। तो इससे हमारे बॉडी के कुछ प्रोसेसेस कंट्रोल होते हैं। तो हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, याद रखो, हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस मतलब इनमें कोई डक्ट नहीं है। तो endocrine glands are also called ductless glands. These glands do not have any arrangement of their own to either store or carry their secretions. ये अपने secretions जो hormone secrete करते हैं वो ना ही store कर पाते हैं और ना ही carry कर पाते हैं. Hence, as soon as the hormones are produced, they are directly released into the blood circulation. ये क्या करते हैं, इनको ductless glands क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई duct नहीं है जिसमें ये अपने hormones जो secrete करते हैं उसको store कर सकते हैं. तो जैसे ही hormone secrete होता है तो क्या होता है, वो blood stream में release हो जाता है. Thus, though these endocrine glands are present at specific locations in our body, हमारे बॉडी के अलग अलग लोकेशंस में ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड. देयर सेक्रीशन रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड. कहीं पर भी हमारे कोई भी पार्ट के बॉडी के पार्ट में ये हार्मोन पहुंच जाते हैं, कैसे, ब्लड के थ्रू, है ना. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलोंग विद द नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी, इन आवर बॉडी. तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दीज टू सिस्टम्स हेल्प ईच अदर टू कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये दो सिस्टम मिला के, कौन से दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये दो सिस्टम मिला के हमारे बॉडी के को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को. अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स इज दैट नर्व इम्पल्सेस आर फास्ट but short lived, whereas the action of hormones is very slow but long lasting. नर्व्स ना क्विकली अपना इम्पल्स मतलब फटाफट जाते हैं और वो ज़्यादा देर रुकते भी नहीं. जैसे आपको किसी ने चिमटे मारा तो जल्दी से वो फीलिंग भी निकल जाता है, लेकिन हॉर्मोन्स क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहते हैं और उसका इफेक्ट हमको दिखता है. जैसे जब हम बड़े मतलब प्यूबर्टी आती है तब हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से एक्ने भी होता है ना. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो किस लिए होती है, हॉर्मोन्स ना धीरे धीरे रिएक्ट करती रहती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड ओनली इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. इसलिए हॉर्मोन्स, एक्सेस हार्मोन जनरेट होगा तो बॉडी में तकलीफ होती है. एंड देयर इज अ स्पेशल मैकेनिज्म विच कंट्रोल्स द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ हार्मोन सेक्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब आपका ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो सर्टन सेल्स इन द पैंक्रियस गेट स्टिमुलेटेड. पैंक्रियस में कोई कोई सेल्स स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं, दे रिलीज अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन रिलीज करते हैं, ठीक है, जब आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है. तो डायबिटीज पेशेंट्स को क्या होता है, इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि उनका पैंक्रियस इंसुलिन बना नहीं पाता है सफिशिएंट क्वांटिटी में. ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ये सब अलग अलग ग्लैंड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो सब बताया गया है. ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब ब्रेन में है. थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड ये सब थ्रोट में है. थाइमस ये इधर है, देखो चेस्ट एरिया में. एड्रिनल ग्लैंड एक तो किडनी के पास है, देखो. फिर ओवेरी में और टेस्टिस, ओवरी में कुछ ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस में कुछ ग्लैंड्स हैं. ठीक है, तो ये सब आप इधर देखिए डिफरेंट ग्लैंड्स क्या क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लोकेशन और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये पूरे टेबल में दिए गए हैं. ठीक है, ये आप पढ़ के अपने आप समझ सकते हो. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब सिस्टम्स के बारे में तो पढ़ लिया है. ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर्स है. अगर ये तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दिस. ठीक है, चाहिए तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ. ओके, ये जो आपका एक्सरसाइज है यहाँ पर मैंने आपको हिंट्स दिए हैं, आपको खुद से जाके आपके आंसर्स लिखने हैं. ओके, क्योंकि मैंने आपको लेसन तो अच्छे से समझाया, मैं आपको बता देती हूँ कौन से पेज नंबर्स में है. ठीक है, तो मैच द पेयर्स एंड एक्सप्लेन.
यहाँ देखो, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल क्या है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम टुवर्ड्स द लाइट यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम दो तरीके से होता है, एक तो ग्रेविटी से रिलेटेड और एक पानी से रिलेटेड, है ना। तो रूट सिस्टम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, एंड ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ये सब ग्रोथ रिलेटेड है। तो ये ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ ग्रोथ से रिलेटेड है। सो दिस डी ऑप्शन इज नॉट देयर। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जहाँ पर एक लड़की ने शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन और क्या हो गया, वो इतनी भूल गई थी कि उसको कुछ बर्निंग स्मेल आया, तो शी रैन टुवर्ड्स द किचन, द मिल्क वॉज बॉइलिंग ओवर, शी हेल्ड द वेसल विथ हर बेयर हैंड्स, मतलब अपने हाथ से ऐसे उठा लिया उसने, कपड़ा नहीं यूज़ किया, तो एकदम से उसने चिल्ला के वो छोड़ दिया। क्या हो गया था उसमें, दिस एक्टिविटी वॉज कंट्रोल्ड बाई मसल सेल्स। वो जो उसने गिरा दिया वो कैसे हो गया, उसके मसल ने रिस्पॉन्ड किया है ना, इसलिए वो बर्तन उसके हाथ से गिर गया। कैसे, स्पेशल एंड्स ऑफ नर्व्स इन दीज सेल्स कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर इट वॉज ट्रांसफर्ड टू द डेंड्राइट्स एंड देन ऑन टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन. The chemicals produced at the terminal end pass through the minute space, that is the synapse. In this way, electrical impulses were conducted in the body, and the process of reflex action was completed by conducting the nerve impulses from nerve to muscle cell. Okay, now write notes on रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन। रूट प्रेशर 164, ट्रांसपिरेशन भी 164 में है, नर्व सेल 171 में है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में 173 में, रिफ्लेक्स एक्शन पेज 175 है। प्रॉपर सेंटेंसेस बुक से लेके ही लिख लो। ओके, फिर नेम द हार्मोन्स ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द फंक्शन ऑफ ईच। ये आपके पेज 177 में जो टेबल है उसमें से आप निकाल के आराम से लिख सकते हो। फिर ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम्स। आपको ये ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो ये जो दिखाया है आप ये ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स किधर किधर है, ठीक है। फिर ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम, सेरेबेलम सब डाल के, नेफ्रॉन का, ठीक है, नेफ्रॉन कैसे ये नेफ्रॉन क्या है, किडनी का है ना, तो कैसे वो फिल्टर करता है, नर्व सेल्स कैसा फंक्शन करता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब किडनी का सिस्टम बताना पड़ेगा आपको। फिर आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड गिव द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ सम हार्मोन्स। ये आपको पेज 176 में मिलेगा। बी का आंसर 166 में है, सी का आंसर 169 में है। अभी ये सब लिखने के बाद आपको अपने शब्द में कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो लिखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। फिर हाउ डज एक्सक्रीशन अकर इन ह्यूमन बीइंग्स। फिर हाउ इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। कोई कोई जैसे गम, रेसिन, ये सब जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे काम आ जाते हैं ना। फिर डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे फ्लोएम के थ्रू न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपको लिखना, ठीक है। सब बहुत ही इजी है आपका क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो ये लिखो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये नए नए वर्ड्स है, कुछ कुछ ग्लैंड्स और हार्मोन्स के नाम आपको थोड़ा इनिशियली मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उस सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, खुद से भी पढ़ो और एक बार ये वीडियो भी अच्छे से सुन लोगे तो शायद आप आराम से समझ जाओगे। ओके, अच्छे से पढ़ो। टेक केयर, गॉड ब्लेस। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, अभी खेल वेल थोड़ा कम कर दो, ठीक है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।